दोस्तों, नॉलेज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, नॉलेज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। और चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का इतिहास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अभ्यास पढ़ेंगे। कल हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन चर्चा किए तो टॉपिक वाइज कल ही खत्म हो गया था। आज अभ्यास का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते रहिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। पहला का काम है जूसेपी मैस्टिनी, बहुत इम्पोर्टेंट है, कल भी बोले थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जूसेपी मैस्टिनी। चलिए देखते हैं जूसेपी मैस्टिनी। जूसेपी मैस्टिनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था जिनका जन्म 1860 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मलतई में अंग इटली और दूसरा बर्न में अंग यूरोप था। उनका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राथीन की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। देखिए, तो इसको भी समझा देते हैं, कल भी समझाए थे लेकिन आज भी समझा देते हैं। जूसेपी मैस्टिनी एक इटली का बहुत युवा क्रांतिकारी था जो उसका जन्म 1860 ईस्वी में और जेनोवा में हुआ था। वो कार्बोनारी गुप्त संगठन का एक सदस्य बन गया और 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया, निकाल दिया गया। उसके बाद उसने भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला मलतई में इटली में और दूसरा बर्न में अंग यूरोप था। उसका विश्वास था कि ईश्वर भगवान के मर्जी के अनुसार राथीन के मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई। चलिए दूसरा नाम, काउंट कैमिलो डे काउल, इसको देखते हैं। काउंट कैमिलो डे काउल इटली का एक प्रमुख मंत्री था जिन्होंने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों को नेतृत्व किया। वह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। वह इटावली भाषा से ज़्यादा बेहतर फ्रैंक भाषा बोलता था। देख लीजिए, काउंट कैमिलो जो काउल था वो इटली का बहुत फेमस मंत्री था, प्रमुख मंत्री, जो उन्होंने इटली के जो प्रदेश था एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व कलन को। वह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। वह इटावली भाषा से ज़्यादा बेहतर फ्रैंक भाषा बोलता था। तीसरा, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। देखिए, 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए 1821 में संघर्ष प्रारंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप में अनेक लोगों का समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रहते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। एक अंग्रेज कवि लॉर्ड बालियन धन इकट्ठा किया और युद्ध में लड़ने गया, जहाँ 1824 में भूखाल से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की दुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। चौथा, फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सौर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सदे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया।
इस रात की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहा था। 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। चलिए देखते हैं 5वां। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिकाएं महत्वपूर्ण रही। जब पुरुष लोग युद्ध में गए तो महिलाएं घरेलू कार्य एवं खल कारखाने में काम करने की जिम्मेवारी उठाई। इतना ही नहीं, युद्ध से संबंधित सामग्रियों ने उत्पादन करने में, युद्ध में भी क्षति की भरपाई करने में योगदान दी। इसको समझ लीजिए। जो राष्ट्रवाद संघर्ष महिलाओं की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जब पुरुष लोग युद्ध में गए ना तो महिलाएं घरेलू कार्य एवं कल कारखाने में काम करने की जिम्मेवारी उठा ली। इतना ही नहीं, जो युद्ध से संबंधित सामान था उत्पादन करने और भरपाई करने में योगदान भी दे दी। चलिए दूसरा को बहुत इम्पोर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रांतीय लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए प्रांतीय क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। प्रांतीय क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनके फलभूत तथा राजतंत्र से निकलकर प्रांतीय नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। प्रारंभ से ही प्रांतीय क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे प्रांतीय लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पिछड़ी भूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जो एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नए प्रांतीय दंडा चुना गया। इससे जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। पार्टी का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। देख लीजिए, जो एक नए प्रांतीय दंडा जो चुना गया, फिर इससे जनरल का चुनाव नागरिकों के समूह के द्वारा किया गया। पार्टी का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। सभी नागरिकों के लिए बराबर कानून बनाए गए। तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, मालियान और जर्मेनिया कौन थी? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है? फिर एक बार बोल रहे इम्पोर्टेंट है, रट लीजिएगा। मालियान प्रांत का एक नाली रूपक है। उसी प्रकार जर्मेनिया जर्मनी का एक नाली रूपक है। दोनों का प्रतीकात्मक चिन्ह चौक चौराहे पर लगाए गए हैं ताकि देशभक्त इनको याद रखे। देखिए, मालियान तो प्रांत का एक नाली रूपक, उसी प्रकार जर्मेनिया वह प्रकार से जर्मेनिया जर्मनी का एक नाली रूपक। दोनों का चिन्ह प्रतीक चिन्ह है ना, चौक चौराहे पर लगा दिए गए हैं ताकि देशभक्त इनको याद रखे। चौथा, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। देखिए, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य का बनने का प्रयास किया, लेकिन राज्य निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और कोड की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका पलटा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया। उसके बाद पलटा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ओटोमन बिस्मार्क ने पलटा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पलटा की जीत हुई। इस प्रक्रिया के द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरी हो गई। 1871 में पलटा के राजा विलियम पलटन को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन में क्या क्या बदलाव किए? देखते हैं क्या क्या बदलाव किए। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार का सुरक्षित बनाया। दूसरा, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। तीसरा, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। चौथा, किसानों को बुढ़ातत और दागीदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। पांचवा, आवागमन जैसे आने जाने में संचार व्यवस्था में सुधार किया। नाप तोल प्रणाली में सुधार किया। चर्चा करें टॉपिक। पहला, उदारवादियों की अदालत तो
48 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों में ने किन राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक विचारों को बढ़ावा दिया? चलिए देखें। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लाइबल और डोन शब्द तालीम बातक मूल यूबेल लिबर पर आधारित, जिसका अर्थ आजाद होता है। उदारियों ने राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक विचारों को निम्नलिखित रूप से बढ़ावा दिया। पहला, राजनीतिक विचार। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सभी के चौर सहमति से बने। उनका मानना था कि कानून के समझ सब बराबर है। दूसरा, सामाजिक विचार। उदारवादी एक ऐसे समाज पर जोर देता था जो सभी को एक समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। तीसरा, आर्थिक विचार। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी ऐसे बदलावों पर जोर देते थे जो पूंजी के आवागमन मतलब आने जाने पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। आंसर, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में केवल क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का ही योगदान नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोगों में राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के लिए कलाकारों, चित्रकारों एवं परिवेश भी तरह तरह के जीवन शैलियों में परिवर्तन लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास तेज यूरोप की तुलना से किस प्रकार भिन्न था? आंसर, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास तेज यूरोप की तुलना में निम्नलिखित प्रकार भिन्न था। यूरोप के राज्य में निर्माण में कई बार उथल पुथल, क्रांति एवं खूनी कलाप हुआ। ब्रिटेन में राज्य को इसमें कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा। देखिए यूरोप में क्या, यूरोप के राज्य के निर्माण में कई प्रकार उथल पुथल मतलब लड़ाई झगड़ा, क्रांति और खूनी भी हुआ, काटा काटी खूनी कलाप। और जो ब्रिटेन में था वो राज्य का निर्माण अचानक हो गया और इसमें कोई लड़ाई, कोई क्रांति का परिणाम, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी क्यों पनका? जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी क्यों पनपा? जैसे जैसे विभिन्न चलाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे। हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करने लगा। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा। इसको समझ लीजिए, जैसे जैसे विभिन्न चलाव हुआ ना, वो राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की बहुत कोशिश किया। इतना ही नहीं, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगा। हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करने लगा। हम बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसे, और परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। ठीक है, चैप्टर 1 समाप्त हो गया इतिहास का। और देख लीजिए अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर 1 का टेस्ट कब होगा, इसका नोट कब डालेंगे यूट्यूब में। तो देख लीजिए इसका नोट कल या परसों तक आपको यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और यूट्यूब में वीडियो बना के भी डाल देंगे। ठीक है, और रह गया बात टेस्ट का, तो टेस्ट इसका लेंगे शनिवार को 9 बजे रात को, 9:30 बजे रात को टेस्ट लेंगे। टेस्ट ज़्यादा नहीं, 45 मिनट का टेस्ट रहेगा। ठीक है, 45 मिनट का टेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन आज रखिए तब जितना भी इम्पोर्टेंट बताएं उसको रख लीजिएगा। नोट तो हम दे देंगे कल या परसों तक, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वीडियो बना के भी डाल देंगे, उसमें कोई जरूरी नहीं। सिलेबस का टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, आज चैप्टर 1 खत्म हो गया है इतिहास का, आज रखिए। और जब हम कल पढ़ाएंगे एचएसटी तो उसमें कल भूगोल नहीं लोकतांत्रिक पढ़ाएंगे, समझे? लोकतांत्रिक कल पढ़ाएंगे चैप्टर 1 भूगोल। अब इतिहास नहीं, इतिहास बाद में। एक चैप्टर
इतिहास, फिर भूगोल, फिर लोकतांत्रिक, फिर अर्थशास्त्र। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत। हाँ, तो 3 चीज़ का तो अनिवार्य होगा, याद रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।